हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 पर चर्चा करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड एक जनजातीय बहुल्य राज्य प्रारंभ से ही रहा है और झारखंड के संदर्भ में संथाल परगना काश्तकारी अनुपूरक अनुबंध अधिनियम 1949 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। यदि हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में बात करते हैं तो हम यह अवलोकन करते हैं कि इस अधिनियम की पृष्ठभूमि में संथाल परगना जिला विद्यमान है। संथाल परगना के लिए पृथक अधिनियम के बनाए जाने से पहले इस क्षेत्र के लिए कई कानून का निर्माण किया गया था। इन सभी को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में सम्मिलित नहीं किया गया है। यही कारण है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को पूरक अधिनियम के रूप में अंगीकार किया गया है। अगर हम संथाल परगना जिला की बात करें तो 1855 में संथाल परगना जिला का निर्माण किया गया था। अगर इसकी भौगोलिक सीमा को देखें तो 1855 में इसके निर्माण के समय भागलपुर और वीरभूम जिले के क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया था। संथाल परगना जिला का क्षेत्र पुराने समय में जनजातियों के द्वारा जंगल तरी ट्रैक के नाम से जाना जाता था। इसी जंगल तरी ट्रैक को दामिनी कोह कहा जाता था। दामिनी कोह के विषय में यदि हम बात करें तो एक पर्शियन नाम है जिसका अर्थ होता है द स्कर्ट्स ऑफ द हिल्स। 5470 वर्ग मील में संथाल परगना क्षेत्र विस्तारित है जिसमें 1338 वर्ग मील दामिनी कोह में आता है। दामिनी कोह का जो डिमार्केशन है वो मिस्टर वॉर्ड के द्वारा किया गया था। इतिहास में इस क्षेत्र को प्राचीन समय में नरी खंड कहकर के भी संबोधित किया गया है। हमें इस क्षेत्र के विषय में यह जानकारी है कि जनजातियों के संदर्भ में, और यदि हम इसके विषय में और अधिक बात करें तो हम ये देखते हैं कि इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पहाड़िया जनजाति निवास करते हैं। इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि पुराने समय में जब जागीरदारी और जमींदारी व्यवस्था इस क्षेत्र में विद्यमान रही थी तब क्षेत्र को राजस्व पंजी में तौजी नंबर के रूप में वर्णित किया गया है। अब यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको याद रखना होगा कि जो है दामिनी कोह का डिमार्केशन वो किसके द्वारा किया गया था और दामिनी कोह को हम अन्य किस नाम से प्राचीन समय में जानते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ये नरी खंड होगा। और बेसिकली जो है इस क्षेत्र में कौन से जनजातीय लोगों की बहुलता पाई जाती है तो ये पहाड़िया जनजाति के जो लोग हैं वो मैक्सिमम इस क्षेत्र में जो है वो रहते हैं। जिलाधीश के द्वारा इस तौजी नंबर के जागीरदार और जमींदार से भू राजस्व वसूल किया जाता था। संथाल परगना के इस क्षेत्र में काश्तकारी कानून के रूप में पहला रैयती कानून 1872 में इस क्षेत्र में पारित किया गया था जिसका नाम संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 रखा गया था। बिहार सरकार के द्वारा गेंजर महोदय के द्वारा इस क्षेत्र के बंदोबस्ती के संदर्भ में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 का गठन किया गया था। अब यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि पहला रैयती कानून जो है वो कब पारित हुआ था इस क्षेत्र में तो वो 1872 में हुआ था और इसे हम संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 के नाम से जानते हैं। और संथाल परगना के संदर्भ में यदि हम और बात करें कि कौन से कानून जो है पारित हुए थे और इसके लिए जो कमेटी बनी थी यहाँ पे आपको यह याद रखना होगा कि संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसने इस क्षेत्र के काश्तकारी व्यवस्था का अध्ययन उपरांत अपनी सिफारिशें बिहार सरकार को उपलब्ध करवा दी थी जिसके आधार पर बिहार सरकार के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया था। इस अधिनियम में 8 अध्याय और 72 धाराएं हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की पृष्ठभूमि में संथाल परगना के मूल वासियों का एक लंबे संघर्ष का इतिहास छिपा हुआ है। अब यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो आपको ये याद रखना होगा कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 जो है वो बिहार सरकार के द्वारा संथाल परगना के क्षेत्र के लिए जो है वो पारित हुआ था और साथ ही साथ इस अधिनियम में कितने अध्याय और धाराएं हैं तो ये यहाँ पे 8 अध्याय और 72 धाराएं इस अधिनियम में हैं।
भागलपुर के तत्कालीन संयुक्त दंडाधिकारी सदरलैंड के द्वारा 1819 में क्षेत्र के निवासियों के लिए एक पृथक प्रदेश बनाने की सिफारिश की गई थी। सरकार के द्वारा सदरलैंड के सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 1832-33 में दामिनी को प्रदेश की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत संथाल परगना जिले के राजमहल, पाकुड़, गोड्डा तथा दुमका अनुमंडल के क्षेत्र को शामिल किया गया था। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में राजकीय पूर्वोत्तर जिले शामिल हैं, जैसे कि साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका और जामताड़ा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखने योग्य, एक तो ये कि जो सदरलैंड है उनके द्वारा 1819 में पहली बार हम कह सकते हैं कि पृथक प्रदेश के विषय में सिफारिश की गई थी, और दूसरा कि 1832-33 में जो है दामिनी को की जो क्षेत्र है उसकी स्थापना की गई थी। और मैक्सिमम जो है इस क्षेत्र में जो दामिनी को में जो आते थे जिले वो पूर्वोत्तर जिले हैं। यहाँ पे आपको याद रखना होगा एग्जाम्स के संदर्भ में कि इसमें साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका और जामताड़ा के जो है जगह वो इसमें आते हैं। 1980 तक संथाल परगना क्षेत्र का मुख्यालय जो है वह दुमका था। 23 दिसंबर 1855 को जब संथाल परगना जिला का गठन हुआ, इसके पश्चात नियम 37 के अंतर्गत संथाल परगना एक्ट 1855 का भी निर्माण किया गया तथा इसके पीछे मूल भावना यह थी कि बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू सामान्य कानून अधिनियम बनाते समय सभी नियमों का समावेश नहीं किया जा सका था, जो इस जिले के काश्तकारी, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के लिए समय समय पर बनाए गए थे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में हमेशा होते हैं कि संथाल परगना जिला का जो गठन है वो कब हुआ था, 23 दिसंबर 1855 आपको यहाँ याद रखना है, और साथ ही साथ किस नियम के अंतर्गत हुआ था, तो नियम 37 के अंतर्गत संथाल परगना एक्ट 1855 का निर्माण किया गया था और इसके पश्चात ही संथाल परगना जिला का जो है गठन हुआ था। अधिनियम बनाते समय सभी नियमों का समावेश नहीं किया जा सका, जो इस जिले के काश्तकारी, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के लिए समय समय पर बनाए गए थे, और यही कारण है कि इस अधिनियम का नाम संथाल परगना काश्तकारी पूरक प्रावधान एक्ट 1949 रखा गया। 1990 में भारत सरकार के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अतिरिक्त सभी धाराओं को 66 संशोधन के 210 प्रविष्टि के द्वारा 9वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है, जिसके कारण संसद के द्वारा ही इस कानून में संशोधन किया जा सकता है। अब यहाँ पे यदि हम एग्जाम के कंटेक्स्ट में बात करें तो आपको याद रखना होगा कि इसे हम संथाल परगना काश्तकारी पूरक प्रावधान एक्ट 1949 के नाम से क्यों जानते हैं, वो इसलिए क्योंकि अधिनियम बनाते समय सभी नियमों का समावेश इसमें नहीं किया जा सका था, और दूसरा कि जो 1990 में भारत सरकार के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अतिरिक्त जितने अन्य जो धाराएं हैं उसका 66 संशोधन के 210 प्रविष्टि के द्वारा 9वीं अनुसूची में दर्ज इसे करते हुए संसद के द्वारा कानून के बनने के साथ ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के महत्वपूर्ण धारा में वर्णित आवश्यक व्यवस्थाओं पर यदि हम चर्चा करें तो धारा 1 जो है इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिनियम संथाल परगना काश्तकारी पूरक प्रावधान अधिनियम 1949 इसे कहा जाएगा। इसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर एवं जामताड़ा जिलों में लागू होगा। धारा 44 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम में कमिश्नर का तात्पर्य संथाल परगना डिवीजन के कमिश्नर से होगा। धारा 46 में स्पष्ट किया गया है कि डिप्टी कलेक्टर के अंतर्गत असिस्टेंट कलेक्टर और सब डिप्टी कलेक्टर भी आते हैं। धारा 47 में स्पष्ट किया गया है कि डिप्टी कमिश्नर के अंतर्गत दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा के डिप्टी कमिश्नर आते हैं। धारा 48 के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि जोत का तात्पर्य भूखंड अथवा भूखंड समूह है जो रैयत का हो और पृथक रैयती का विषय हो। धारा 49 के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि खास ग्राम से तात्पर्य ऐसे ग्राम से है जहां न मूल रैयत हो और न उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख हो। धारा 410 में स्पष्ट किया गया है कि जमींदार से तात्पर्य ग्राम प्रमुख अथवा मूल रैयत से भिन्न उस व्यक्ति से है जो लगान पाने का अधिकारी है।
धारा 411 के अनुसार रैयत से अभिप्राय जमींदार से भिन्न किसी व्यक्ति से है जिसने स्वयं अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों अथवा मजदूरों के द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त किया है। धारा 413 के अनुसार संथाल परगना से तात्पर्य संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर और जामताड़ा जिले से है। धारा 414 के अनुसार लगान की बंदोबस्ती दर से अभिप्राय खेवट खतियान से में बंदोबस्ती दर से उल्लेखित लगान की दर से है। धारा 5 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति के संदर्भ में बताया गया है कि किसी खास ग्राम के रैयत या जमींदार के आवेदन पत्र देने तथा विनिर्दिष्ट रीति से निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से ग्राम प्रमुख या ग्राम प्रधान को उपायुक्त नियुक्त करेगा। धारा 12 के अंतर्गत रैयतों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, निवासी जमाबंदी रैयत। इसमें वो रैयत आते हैं जो अभिलिखित जमाबंदी गांव में रहते हैं तथा इनका पारिवारिक आवास इसी गांव में है। दूसरा, गैर निवासी जमाबंदी रैयत का तात्पर्य ऐसे रैयत से है जो अभिलिखित गांव में नहीं रहते हैं या जिनका पारिवारिक निवास स्थान उस गांव में नहीं है जहां वो अभिलिखित हैं। और तीसरा, नए रैयत जो नए रैयत के रूप में अभिलिखित हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में जो है कि धारा 5 के अंतर्गत ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जो है वो बात की गई है, और दूसरा कि जो धारा 12 के अंतर्गत रैयतों को कितने वर्गों में बांटा गया है और कौन कौन से वर्ग है इसके अंतर्गत, इसके विषय में चर्चा धारा 12 के अंतर्गत किया गया है। इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। अन्य जो पहलू रहे हैं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 का, इसके विषय में जो अगले वीडियो में आपसे इसके संदर्भ में और अधिक बात करूंगी। यदि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।